तो आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर यस है। सर, अब आ रही है। ओके। ये कलेक्टर लूप में जो केवीएल है, जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम आवाज आ रही थी? यस सर, हमने ये बस सर फॉर कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इन रिवर्स बायस के लिए बस आप कह रहे थे, बस यहीं पे कट गई थी। ओके ओके, ठीक। देखो, हमने ये जो कलेक्टर वोल्टेज है, इसकी वैल्यू यहाँ इतनी रखनी है, ये हमने फाइंड आउट किया यूजिंग दिस केवीएल। ठीक। नाउ अब हमें अगर कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को अगर रिवर्स बायस करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? VBC शुड बी लेस देन 0। बेस टू कलेक्टर वोल्टेज जो होना चाहिए वो लेस देन 0 आना चाहिए, या ये कहें बेस का वोल्टेज लेस देन होना चाहिए कलेक्टर वोल्टेज से। वही यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है। तो ये जो कलेक्टर वोल्टेज हमने फाइंड आउट किया, ये कलेक्टर वोल्टेज इस बेस वोल्टेज से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ये कलेक्टर वोल्टेज इस बेस वोल्टेज से लेस देन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जो कलेक्टर और बेस को रिवर्स बायस करने में जो हेल्पफुल है, या जिसका मेन रोल है, वो कौन है? ये तुम्हारा आरसी, जो लोड का वोल्टेज लगा हुआ है, वो बेसिकली तुम्हारे कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करने में हेल्पफुल है। आरबी क्या कर रहा है? अमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने में हेल्पफुल है। अमीटर बेस्ड जंक्शन को जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आरबी के थ्रू हो रहा है, और उस तरह से आरसी क्या कर रहा है? कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को बेसिकली वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक। तो इतनी एनालिसिस तुम्हें करना आना चाहिए इन जनरल। जो फिक्स बायस सर्किट से तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, वो या तो तुमसे कहेगा कि स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करो, ठीक, या तुमसे कहेगा फिक्स बायस सर्किट का सर्किट बनाओ, और उसमें कैसे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस चीजें हो सकती हैं, कैसे उसको एक्टिव मोड में काम करा सकते हैं, वो फाइंड आउट करो। या फिर तुम्हें इसी टाइप का कोई सर्किट दिया होगा, ये आरबी आरसी इन सब की वैल्यूज दी होंगी, और सर्किट में तुमसे आईबी फाइंड करने को बोल देगा, या वीबी फाइंड आउट करने को बोलेगा, या वीसीई फाइंड आउट करने को बोलेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कि हाँ भाई, ये सर्किट है, इसको सॉल्व करना। तो ये जो हमने लूप में केवीएल लगाया है, ठीक है, इन केवीएल को लगाना प्रॉपरली ध्यान देना थोड़ा सा, कि हाँ भाई किस तरीके से हमने लूप में इस तरह से गए हैं और इस तरह से कैसे आए हैं। ठीक। ये जो वोल्टेजेस हैं, ये बेस और अमीटर के, कलेक्टर और अमीटर के, बेस और कलेक्टर के, इन वोल्टेजेस पे ध्यान देना। कभी कभी हम जब केवीएल लगा रहे होते हैं तो सर्किट में ये वाले वोल्टेज हम भूल जाते हैं। ठीक। तो कभी भी बीजेटी के क्वेश्चन, कितना भी सर्किट कैसा भी हो, बीजेटी के सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करना कि दो तीनों करंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, कि ये मतलब बना दिए अपने हाथ से, यहाँ ये आईबी है, ये आईई है, ये आईसी है, तीनों इन्वर्ट ले रहे हैं हम अपने केस में। ठीक। आफ्टर दैट ये वोल्टेजेस बना दिए। वोल्टेज बनाते समय ये ध्यान रखना कि अगर तुमने बेस के साइड पे पॉजिटिव रखा है और अमीटर के साइड पे नेगेटिव रखा है, तो ये वोल्टेज क्या कहलाएगा? VBE। ठीक। और उसी के हिसाब से एरो से तुम ये चेक कर लोगे कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। एरो हमेशा पी से एन, एरो की जो डायरेक्शन होती है, एरो जो बनाया जाता है वो बेस और अमीटर के बीच में बनाया जाता है। ठीक। सिंबल में एरो जो बनता है वो बेस और अमीटर के बीच में बनता है, और इसकी डायरेक्शन क्या शो करती है? कि इसकी डायरेक्शन शो करती है पी साइड टू एन साइड, मीनिंग यहाँ पे बेस पी है और अमीटर तुम्हारा एन है, दैट इज वाई बेस टू अमीटर दिखाई दे रहा है। अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो इसका एरो अपोजिट साइड में होता। क्यों? क्योंकि वहां पे अमीटर तुम्हारा पी टाइप का होता और बेस एन टाइप का होता। okay? अब इस फिक्स्ड बायस सर्किट का अगर हम स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करें, तो देखो,
यहाँ पे हमने अभी कुछ देर पहले IB फाइंड आउट की और वो IB कितनी आई थी, VCC माइनस VB अपॉन RB। और ये IB जो बेस करंट है वो हमारी कलेक्टर करंट से बिल्कुल फ्री है, मीनिंग इंडिपेंडेंट है कलेक्टर करंट से। इसमें कोई भी कलेक्टर करंट का टर्म यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर IB को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू IC, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक। टोटल डेबर IB अपॉन डेबर IC इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे जब इस फॉर्मूले में S इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेबर IB ऑन डेबर IC, इस फॉर्मूले में अगर जब रखोगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। और ये स्टेबिलिटी फैक्टर मैक्सिमम होता है, मतलब सारे जो बायसिंग सर्किट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स्ड बायस सर्किट का होता है, और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिक्स बायस सर्किट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि उसका स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई होता है, ठीक। नेक्स्ट, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। तो उस दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। वहां पे हमने रेजिस्टेंस जो आरबी लगाया था वो यहां से लेके आए थे, रेजिस्टेंस आरबी जो कनेक्ट किया था वो हमने ऊपर साइड से कनेक्ट किया था। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब आरसी के बाद कलेक्टर, जहां से हमने वीसीसी कनेक्ट की थी, जहां पे तो हमने जब हमने फिक्स्ड बायस सर्किट बनाया था तो वहां पे हमने ये आरबी जो था बेस रेजिस्टेंस वो हमने कहाँ कनेक्ट किया था, सप्लाई के पास। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आरबी कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, कलेक्टर टर्मिनल पे, ठीक। यहाँ पे हम आरबी कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, कलेक्टर टर्मिनल पे, ठीक। तो अब देखो इधर, यहाँ पे जो करंट जाएगी वो आईसी होगी, ना कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रही होगी वो आईसी होगी। जो कलेक्टर के अंदर जा रही है डायरेक्टली वो आईसी होगी। अगर कहीं पे डाइवर्जन है, जैसे इस टर्मिनल पे डाइवर्जन है, तो इसके ऊपर वाली जो करंट होगी वो कुछ और होगी, आईसी नहीं होगी, ठीक। इसी तरह से इस टर्मिनल के अंदर जो जा रही है वो आईबी कहलाएगी, बेस करंट, और वो ऐसे आ रही है। इसी तरह से आईई वो करंट है जो यहाँ ऐसे अमीटर के अंदर जा रही है, ये आईई होगी। और यहाँ पे जो इस आरसी के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी क्या होगी, आईबी प्लस आईसी। ये आईसी और ये आईबी, तो यहाँ की करंट कितनी हो गई, आईसी प्लस आईबी। अगेन हमें यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर देना है। तो ये क्या आया, तो अगर ऐसे शो कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस वीसीसी आईबी प्लस आईसी इंटू आरसी माइनस का, देन इधर है आईबी इंटू आरबी माइनस आईबी इंटू आरबी, और फिर जब इधर आए ये क्या हो गया, माइनस वीबीई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ठीक। इस इक्वेशन का हम केवल यूज करेंगे अभी जब हम कलेक्टर बेस बायस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी अमीटर जो है हमारा वो ग्राउंडेड है, तो यानी वीई जो है वो हमारा जीरो जीरो है, ठीक है। अमीटर वोल्टेज यहाँ पे भी तुम्हारा जीरो है ना। अब हम एक इस लूप में, टर्मिनल से ये तो 1 कर दिया, इस लूप में हम एक केवीएल अप्लाई करना चाह रहे हैं, ताकि बेस और कलेक्टर के बीच में जो वोल्टेज है उसके बीच में कोई रिलेशन आ सके, ठीक। जब इस लूप में यहां से ऐसे चले, माइनस आईबी आरबी, फिर यूं गए और ऐसे बाहर निकल गए,
ठीक है, प्लस और ये माइनस, तो माइनस से बाहर निकले तो माइनस वीबीसी, ये क्या गया, माइनस आईबीआरबी माइनस वीबीसी। तो यहां से हमें क्या मिल गया, वीबीसी इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस आईबीआरबी, या इसी को क्या लिख सकते हैं, वीसीबी इज इक्वल टू आईबीआरबी, वीसीबी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आईबी इंटू आरबी। अब कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आरबी पे। यहाँ पे कलेक्टर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस रेजिस्टेंस पे। ठीक, वो कैसे डिपेंड कर रहा है, तो वीसी माइनस वीबी इज इक्वल टू क्या हो गया, आईबीआरबी। यहाँ से वीसी इज इक्वल टू क्या आ गया, वीबी प्लस आईबीआरबी। ठीक, अब कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो, उसके लिए हमने अभी देखो यहाँ पे भी देखा था, कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, VBC लेस देन 0 होना चाहिए, या ये हम कहें कि बेस वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेस जो है वो हमारा P टाइप का है और कलेक्टर जो है वो हमारा N टाइप का है। तो यहां से हमें क्या मिला कि VC जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन VB होना चाहिए। दैट मीन्स देखो, VC ग्रेटर देन VB कब आएगा, VC की वैल्यू है VB प्लस IBRB। जब इस IBRB की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, तभी इस कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू बेस वोल्टेज से ज्यादा होगी। तभी कलेक्टर की वोल्टेज, कलेक्टर का वोल्टेज बेस वोल्टेज से ज्यादा होगा, कब, जब ये IBRB की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ये जो IBRB यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब बेस टू अमीटर वोल्टेज ग्रेटर देन 0 हो, राइट। यहाँ पे अमीटर वोल्टेज तो 0 है, दैट मींस अगर ये बेस वोल्टेज, जो आप ये बेस वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं VB, वो तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो तुम्हारा जो अमीटर बेस जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। मीनिंग हमें दो चीजें याद रखनी है कि अगर हमें कलेक्टर टू बेस सर्किट में बीजेटी को एक्टिव मोड में वर्क कराना है, तो तुम्हारा पहली कंडीशन क्या होगी, कलेक्टर वोल्टेज ग्रेटर देन बेस वोल्टेज होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बेस वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कब है, जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेके चल रहे हैं। पीएनपी को लेते तो सारी कंडीशंस अपोजिट हो जाती। ठीक, अब स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए पहला काम क्या है, आईबी की इक्वेशन निकालो। सी दिस इक्वेशन नंबर 1, यहां से हम आईबी की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये कहें कि आईबी इन टर्म्स ऑफ आईसी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईबी भी है और आईसी भी है, तो दोनों में रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, पीसीसी माइनस आईबी प्लस आईसी इंटू आरसी माइनस आईबी आरबी माइनस बीबीई इज इक्वल टू, देखने का सही है। तो ये इक्वेशन बाई केवीएल, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब ये जो इक्वेशन है ये आईबी और आईसी के बीच में रिलेशन दे रही है, या ये कहें कि ये हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रही है, ये हमें इक्वेशन क्या प्रोवाइड कर सकती है, आईबी की वैल्यू। अगर हम यहाँ से आईबी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें
हम इजीली IB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से BCC माइनस IBRC प्लस ICRC माइनस IBRA माइनस VBE इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से IB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VCC माइनस VBE माइनस IBRB। यहाँ से IB इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, VCC माइनस VBE अपॉन RC प्लस RB माइनस, just a second, this was IC, there is plus ICRC, right, plus ICRC on RB प्लस, हमने सिंपली क्या किया है, इस IB और इस IB को दोनों को उस साइड लेके गए हैं, तो ये क्या हो गया, IB RC प्लस RB, फिर यहाँ क्या बचा, VCC प्लस ICRC माइनस VBE। तो ये टर्म यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया, देन IB इज इक्वल टू हमने ये फाइंड आउट कर दिया। अब इस IB की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू IC, डिफरेंशिएट IB with respect to IC, डेबर IB अपॉन डेबर IC, ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखो ये टर्म VCC माइनस VB ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू IC, ठीक, तो ये तो टर्म हो जाएगा 0 प्लस, यहां जब डिफरेंशिएट करोगे तो डेबर IC अपॉन IC में ये वाला टर्म RC अपॉन RB प्लस RC ये टर्म कांस्टेंट है, और जब IC को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू IC तो क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ क्या बचेगा, RC अपॉन RC प्लस RB, RC अपॉन RC प्लस RB, और वो वाला टर्म क्या हो गया, डेबर IC अपॉन डेबर IE इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे से हमें डेबर IB अपॉन डेबर IC क्या मिल गया, RC अपॉन RC प्लस। अब यहाँ से स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करो, तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू IB अपॉन डेबर IC की वैल्यू क्या हो जाएगा, IC अपॉन RC प्लस RB। ये तुम्हारा स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा इन केस ऑफ कलेक्टर टू बेस बायसिंग सर्किट। इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं किसी को कोई डाउट, यहाँ पे एक करेक्शन है, देखो जब ये माइनस IB इंटू RC आएगा ये टर्म, एंड यहाँ पे जो टर्म आएगा ये भी माइनस IC इंटू RC आएगा, इसको हमने प्लस लिख दिया था, ठीक है, तो इसको माइनस कर लो, ठीक, जब ये माइनस करोगे तो ये टर्म यहाँ पे ये भी यहाँ माइनस आएगा,
और ये भी माइनस आएगा। यहाँ पे ये जो टर्म है ये माइनस ICRC आएगा और ये टर्म भी माइनस ICRC। उसकी वजह से यहाँ पे ये टर्म भी माइनस में। देखो हमने जो करेक्शन कराया है वो एक बार देख लो। देखो हमने ये माइनस साइन जब अंदर भेजा तो आई माइनस IB इंटू RC आएगा और इसकी इसी माइनस साइन की वजह से यहाँ पे जो हमने गलती से प्लस लिखा था वो क्या होगा माइनस IC इंटू RC। ठीक है, तो आफ्टर दैट जब हम यहां से ये VCC माइनस ICRC माइनस VBE और इस टर्म को इधर लेके गए, क्या हो गया IBRC, इस टर्म को इधर लेके गए प्लस IBRC। उसी को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया IB ब्रैकेट में RC प्लस RB इज इक्वल टू दिस। तो ये माइनस साइन चेंज जो यहाँ पे हमने करेक्शन जो किया ये माइनस साइन है, फिर यहाँ पे भी वही माइनस साइन रहेगा और जब डिफरेंशिएशन भी करोगे आफ्टर दैट भी यहाँ पे एक माइनस साइन रहेगा। उसकी वजह से डेबर IB अपॉन डेबर IC की जो वैल्यू है वो ये आएगी। दैट इज S इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा RC अपॉन RC प्लस RB। ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है स्टेबिलिटी फैक्टर का इन कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, ये वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन करके ये है तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो अगर हमें स्टेबिलिटी फैक्टर को, अपना जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उसको लोअर रखना है, स्मॉलर रखना है, तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ देखो RC की वैल्यू अगर हम कम कर दें तो क्या होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर RC की वैल्यू हम हाई रखें, RC की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें तो स्टेबिलिटी फैक्टर S जो है वो डिक्रीज करेगा। एट द सेम टाइम अगर बेस रेजिस्टेंस को RB की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे तो तुम्हारा IC भी डिक्रीज करेगा, या इन जनरल ये समझते हैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं। अगर हमें स्टेबिलिटी फैक्टर को S को स्मॉलर रखना है, अगर हमें S को स्मॉलर रखना है तो उसके लिए RC जो होना चाहिए यानी कलेक्टर करंट जो होना चाहिए वो हाइयर होना चाहिए और RB जो होना चाहिए वो लोवेस्ट होना चाहिए। ठीक, हम बेस रेजिस्टेंस को कम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो जब RC की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और वहीं जब RB की वैल्यू इंक्रीज करोगे, RB की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो स्टेबिलिटी फैक्टर भी इंक्रीज करेगा। ये कुछ इस तरह की फॉर्म में है A/B/C के फॉर्म में। तो अगर B की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर C की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओ सॉरी, अगर C की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ये जो C है ये ऊपर जा सकता है AC अपॉन B, तो C इंक्रीज होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। दैट इज वाई हमने RB को लोवेस्ट लिया है। और B जब डिक्रीज होगा तो ये B जब डिक्रीज होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इस वजह से हमने इसको हाइयर लिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि क्यों हम कलेक्टर रेजिस्टेंस को हाई ले रहे हैं और बेस रेजिस्टेंस को लोवेस्ट ले रहे हैं।
यस सर, क्लियर हो गया सर। नो, अब ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से जब हमने फिक्स्ड बायस सर्किट देखा, उसमें तो हमने देखा कि कलेक्टर करंट किसी भी तरीके से बेस करंट पे बेस करंट जो है वो कलेक्टर करंट पे डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक। तो वहां से कुछ भी जो मतलब स्टेबिलिटी हो सकती है कलेक्टर करंट की, उस कलेक्टर करंट की स्टेबिलिटी को वो काफी लोअर कर रहा था, ठीक। लेकिन ये वाला जो सर्किट है, यहाँ पे देखो, IB की वैल्यू हमने कहाँ निकाली है, हाँ, here। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक? अब इस इक्वेशन में लेस से अगर IC की वैल्यू, ठीक, अगर लेस से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया अपने आप, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ICO अगर इंक्रीज हुई, अगर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो तुम्हारी ICO करंट थी वो इंक्रीज हुई, और ICO के इंक्रीज होने से लेस से हमारी जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक। अगर हमारी कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब अगर यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन से हमें ये क्लियर है, अगर आप IC को इंक्रीज करोगे, यानी ये जो नेगेटिव वाला टर्म है, ये नेगेटिव वाला टर्म इंक्रीज होगा, दैट मींस IB की वैल्यू कम होगी। सिंपल सी चीज है कि अगर समथिंग IB की वैल्यू हम ये लिख रहे हैं, पहले हमने लिखा IB की वैल्यू 10 - 4 थी, फिर इस 4 को इंक्रीज करके हमने कहा 10 - 5 है। तो सिंपल सी चीज है ना कि IB की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, IB की वैल्यू पहले 6 थी, अब IB की वैल्यू 5 हो गई। तो इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि जब कलेक्टर करंट को इंक्रीज करोगे तो बेस करंट यहाँ पे रिड्यूस होगी। हमने सर्किट ही कुछ इस तरह से बनाया है कि जब कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी तो बेस करंट रिड्यूस होगी। अब यहां से ड्यू टू टेम्परेचर हमने देखा कि कलेक्टर करंट इंक्रीज हुई, और जैसे ही ये कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी, इस इक्वेशन के हिसाब से IB जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, IB डिक्रीज हो जाएगी, IB डिक्रीज हो जाएगी, मीनिंग IC भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इस रिलेशन से तुम्हारी जो IB और IC हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कि जब IB बढ़ेगी तो IC भी बढ़ेगी, अगर IB कम होगी तो IC भी कम होगी, ठीक है। चीजें कॉन्ट्राडिक्ट अगर कर रही हो तो ये समझना कि ये वाली जो IB की इक्वेशन आई है, ठीक है, ये तुम्हारे सर्किट में किस तरह से तुमने कनेक्शन किए हैं उसकी वजह से आई है। जबकि ये रिलेशन जो IB और IC में है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है तुम्हारे BJT के केस में, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन को हमने अलग अलग तरीके से यूज किया है। पहले हमने IC के जब IC इंक्रीज कर रहा था तो हमने IB की वैल्यू की डिपेंडेंसी देखी कि अगर हमने IC इंक्रीज हो रहा होगा तो सर्किट में IC के इंक्रीज होने से IB पे क्या फर्क पड़ रहा है, कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने, सर्किट में कलेक्टर करंट के इंक्रीज होने से बेस करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमको पता चला कि बेस करंट डिक्रीज कर रही है। और फिर हमने कहा कि अगर बीजेटी की, फिर हमें सर्किट से मतलब नहीं है, फिर हमने कहा कि बीजेटी की अगर बेस करंट डिक्रीज करोगे तो बीजेटी की कलेक्टर करंट भी डिक्रीज होगी। भले ही ये दोनों करंट सेम है, लेकिन जब हम डिफाइन कर रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो अलग अलग तरीके से हम इस चीजों को ट्रीट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कलेक्टर टू बेस सर्किट अपने आप से, मतलब अपने सर्किट में, उस सर्किट में ही ये कैपेबिलिटी है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कलेक्टर करंट इंक्रीज हुई तो वो खुद से उस कलेक्टर करंट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। दैट इज वाई इस सर्किट को हम स्टेबलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, सर्किट को हम स्टेबलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। मीनिंग जो भी सर्किट
अपने आप जो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से कलेक्टर करंट में जो चेंज आया उसको कंपनसेट कर पा रहे हैं, उन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन मेथड। मतलब इस मेथड को, ये मेथड को जो फॉलो कर रहे होते हैं सर्किट, उन सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन मेथड। या ये कहें कि उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन मेथड। ये कलेक्टर करंट का रिडक्शन और इंक्रीमेंट, ये क्लियर है? यस सर। देन सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, और इन केस अगर कुछ डाउट हो तो वो डाउट क्लियर कर लें। ओके, सभी की अटेंडेंस मार्क हो गई है? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस अभी मार्क नहीं की है, या कोई ऐसा जो भी अटेंडेंस मार्क कर रहा है? ओके, तो मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।